है ना। तो सबसे पहली चीज अपन ने देखी स्वस्तिक। स्वस्तिक में कोई चेंज नहीं किया संग्रह जी ने, सुश्रुत की जैसी मानी। बोले ठीक है, आपने 24 मानी है, हम भी 24 मान लेते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सब में तो चेंज किया उनने, इसमें क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि स्वस्तिक जो है वो होली सिंबल है, भगवान से रिलेटेड है, और भगवान से रिलेटेड चीजों में बोले कोई चेंज नहीं करते, जैसा आपने बोला वैसा मान लो। इसलिए स्वस्तिक में दोनों की एक ही मत है। सेकंड ऑप्शन आता है संडंश। संडंश में सुश्रुत जी बोलते हैं कि सांप के कितने डंश होते हैं? सांप के वो जो जीभ निकलती है, कितने डंश होती है? दो ही होती है ना। लेकिन वाघभट जी क्या बोले, संग्रह जी, ये बूढ़े वाले हैं लेकिन है तो नए। तो ये बोलते हैं कि नहीं, आजकल नए जमाने में नए नए सांप निकल गए। तो बोले किसी किसी के 4 डंश स्थान भी रहते हैं, आप अगर पढ़ा होगा तो याद होगा कि 4 डंश स्थान होने वाला सांप भी बहुत खतरनाक माना जाता है। तो नए लोगों को क्या हुआ, नए नए सांप मिले तो उनको 4 डंश स्थान भी मिले देखने के लिए। इसलिए संडंश में सुश्रुत ने 2 किया तो संग्रह जी ने 4 किया, क्योंकि आजकल डंश जो है वो 4 भी हो रहे हैं बोले। ऐसा हो गया। ये सब आपको लिखना है वहां पे, बिना ये सब लिखे आप नहीं कर पाएंगे यार। आ रही है समझ में? क्योंकि ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार ताल यंत्र आता है तो ताली हमेशा 2 ही हाथ से बजती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पे सिर्फ आपको ये लिखना है ताली, बस। इतना भी लिख लोगे तो आपको सब रिमाइंड हो जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। सेंटेंस में जैसे लिख लो आप सांप के 2 डंस, इतना लिख लो तो भी आपको याद आ जाएगा। अब ताली तो 2 ही होती है, चाहे उस समय के लोग हों चाहे इस समय के लोग हों, ताली तो 2 ही हाथ से बजती थी ना। इसलिए संग्रह जी ने भी 2 ही मानी, सुश्रुत जी ने भी 2 ही मानी। क्लियर? ठीक है। नाड़ी यंत्र आता है। अब नाड़ी कितने हाथ में होती है? नाड़ी कितने हाथ में देख सकते हैं? 2 हाथ है तो दोनों में ही देख पाओगे ना। तो सुश्रुत जी ने क्या बोला, नाड़ी को 2 हाथों में देख सकते हैं, राइट में और लेफ्ट में। नाड़ी चलती है ना अपनी, तो इसलिए उन्होंने बोला 20 संख्या होती है नाड़ी। संग्रह जी आए, ये भी नए लोग हैं, आजकल नए नए इनोवेशन हो गए। वो बोल रहे हैं हाँ 2 हाथ में तो देखते हैं, सही बोल रहे हो आप, लेकिन 3 प्रकार की नाड़ी होती है। कैसी? वातज, पित्तज और कफज। 3 नाड़ी होती है जो 3 उंगली पे फील करते हैं अपन। करते हैं ना, नाड़ी देखना आता है आप लोगों को, सिखाया होगा किसी ने। ना सिखाते हैं ना अपने को। इंडेक्स पे वात को फील करते हैं, मिडिल फिंगर पे पित्त को फील करते हैं, फिर ये बीच वाली पे कफ को फील करते हैं। तो 3 नाड़ी होती है और 2 हाथ होते हैं, इसलिए 23 संख्या बताई संग्रह जी ने गाय की नाड़ी की। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, उनको दोष से मतलब ही नहीं है, सुश्रुत जी सर्जन आदमी, वो तो सीधे काटते हैं, अलग कर देते हैं, उनको दोष से मतलब है क्या? वात पित्त कफ क्या है उनको क्या पता। तो इसलिए उन्होंने बोला 2 हाथ में नाड़ी देख लो, तो 20 संख्या बताई। संग्रह जी ने बोला नहीं, 2 हाथ में नाड़ी देखते हैं पर 3 प्रकार की नाड़ी है बोले, वातिक, पैक्टिक और कफज। फिर आते हैं अपन शलाका यंत्र। शलाका यंत्र की संख्या होती है 28, है ना। शलाका यंत्र की संख्या 28। संग्रह जी ने इसको बढ़ा के कितनी कर दी? 28 से 34, 6 बढ़ा दी। क्योंकि शलाकाएं आजकल नई नई और निकल गई हैं। पहले के समय 28 थी तो आज 6 और बढ़ गई, तो 28 है, और संग्रह जी की 34। उपयंत्र, उपयंत्र सुश्रुत ने बताया 25, तो यहाँ भी बढ़ के कितने हो गए? 29, है ना। अब उपयंत्र में एक और चीज है कि उपयंत्र को संग्रह जी ने उपयंत्र ना कह के अनुयंत्र कहा है। अनुयंत्र लिख लो, लिखा भी है साइड। क्या कहा है? उपयंत्र को अनुयंत्र, अ से अष्टांग, अ से अनुयंत्र, ऐसा याद रखना, है ना। और सुश्रुत में ऊ की मात्रा है, इसलिए उन्होंने उपयंत्र बोला, ऊ की मात्रा से उपयंत्र। ये सब मेंशन होना चाहिए आपके नोट्स में, पूरा नोट्स जो है वो गुदे हुए होना चाहिए।
एक एक कोरिलेशन जिसके नोट्स में होगा वही अच्छे नंबर ला पाएगा। नोट्स सजाने से कुछ नहीं होता। नोट्स वो अच्छे जिसमें हर चीज मिल जाए लेक्चर की, और इसीलिए आपको काम भी आएगी वो चीज। रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो काम आती है। हमारे टाइम रिकॉर्डिंग नहीं थी। एक सेकंड। है ना, तो उपयंत्र को सुश्रुत जी ने उप बोला, जबकि अष्टांग ने आ लगा दिया अपना, तो अन्वयंत्र बोला। अब देखते हैं संख्याएं बड़ी थी तो क्या संख्या बढ़ाई, क्योंकि कौन सा एक्स्ट्रा माना ये भी तो जरूरी है याद करना। उसको कैसे याद करेंगे? स्वस्तिक में तो कोई चेंज ही नहीं किया, है ना। स्वस्तिक वैसा का वैसा है ना, स्वस्तिक वैसा का वैसा। षंडंश में चेंज था, सुश्रुत ने दो थे, नए लोग बोले हमारे टाइम में सांप के दो नहीं चार डंस भी होते हैं। तो दो एक्स्ट्रा होंगे, मतलब दो एक्स्ट्रा कौन से? पक्ष्म कोप संदंश यंत्र और मुचुंडी संदंश यंत्र। मुचुंडी और पक्ष्म कोप कैसे याद करेंगे? अब क्वेश्चन वो पूछेगा कि पक्ष्म कोप यंत्र और मुचुंडी यंत्र किस यंत्र के अंतर्गत आते हैं, या वाग्भट ने किस यंत्र के अंतर्गत माने। अब आपको ऑप्शन में देगा ये छह, तो आपको याद होना चाहिए कि संडंश में आए। तो अपन ने इसको याद किया है दंश से। दंश किसका होता है? सांप का, है ना। और इसका नाम क्या है? पक्ष्म कोप। तो पक्ष्म कोप में कोप को अंडरलाइन करो। कोप मतलब भय। भय किससे लगता है? सांप के दंश से। इसलिए पक्ष्म कोप यंत्र अगर पूछा, संडंश तो लिखेगा नहीं वो, क्योंकि आप पहचान जाओगे। वो क्या लिखेगा? पक्ष्म कोप यंत्र किसमें आता है। तो पक्ष्म कोप में आपको कोप को अंडरलाइन कर लेना है, और कोप के ऊपर लिख लेना है कि भय या कोप किससे होता है? सांप के दंश से, इसलिए वो संडंश यंत्र में आएगा। आई बात समझ में? अरे वो नए लोग सो तो नहीं गए? है ना, ऐसे कोरिलेट कर, वहीं पे लिखना है आपको। कोप के ऊपर लिखो कोप किसका होता है? सांप के दंश का। सेकंड वाला है मुचुंडी, तो मुचुंडी में क्या लिखेंगे? यहाँ पे अंडरलाइन करो मुचुंडी को, और ऊपर लिखो सांप की मुंडी। मुंडी किसकी होती है? ऑब्वियसली सांप की होगी ना। ताल नाड़ी शलाका उपयंत स्वस्तिक इनकी तो मुंडी होगी नहीं। मुंडी किसकी होती है? सांप की। तो अब ऐसे आप पहचान लो। अब इस चीज के लिए कोरिलेशन जरूरी है ना। ऐसे याद रह जाएगा कि पक्ष्म को संडंश में आता है, मुचुंडी संडंश में आता है? नहीं रहता, जब तक आप कोरिलेट ना कर पाओ। तो मुचुंडी से अपन ने याद कर लिया सांप की मुंडी, और पक्ष में कोप से आपको याद है कि कोप किससे होता है? सांप से। तो ये अब आप समझ क्वेश्चन लगा लोगे कि पक्ष में कोप या मुचुंडी जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? संडंश, क्योंकि सांप का दंश होता है। ऐसे ही ताल यंत्र है, ताल यंत्र में कोई चेंज है नहीं, क्योंकि ताली दो ही हाथ से बजती है, चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत हो चाहे वाग्भट।
फिर आते हैं अपन नाड़ी पे। नाड़ी में सुश्रुत जी बोलते थे हमको दोष से मतलब नहीं है भैया, 2 हाथ में नाड़ी होती है, तो 20 बताई उन्होंने। लेकिन नए लोग क्या बोले वाग्भट जी कि नहीं, आजकल 3 दोष में भी देखते हैं नाड़ी, तो 2 और 3 23 हो गई संख्या। अब यहाँ पे कितने बढ़ाए इनने? 3। तो 3 के लिए कौन से 3 बढ़े? तो एक बड़ा अंगुली त्राड़क, एक बड़ा योनि वेक्षण, और एक बड़ा घटियंत्र। घटियंत्र और योनि वेक्षण और अंगुली त्राणक। अब इसको भी कोरिलेट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या करेंगे अपन? अंगुली त्राणक में अंगुली को अंडरलाइन कर लेंगे, सिर्फ अंगुली को। अब अंगुली को अंडरलाइन करके क्या समझे आप? कि नाड़ी की स्थिति कैसे देखते हैं? अंगुली के सहारे। 3 उंगली रखते हैं ना नाड़ी पे, तभी तो पता चलता है कि नाड़ी चल रही है कि नहीं, कौन सी चल रही है। तो बस अंगुली त्राड़क देख के आप समझ जाओगे कि अंगुली का यूज काय में होता है? नाड़ी देखने में, मतलब नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आ रहा है। आई बात समझ में? है कि नहीं? कुछ भी याद नहीं करना आपको, एक चीज भी नहीं रटना है, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना। रटने वाली चीजें याद नहीं होती। हाँ, 2 5 10% चीजें रहती है जिनको रटना जरूरी है, जैसे संख्या है या कोई चीज की संख्या है, तो वो रटना पड़ता है, वो याद भी हो जाएगी। पर ये सब चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा आता है योनिवेक्षण यंत्र, है ना? योनिवेक्षण यंत्र, इसमें सिर्फ योनि को अंडरलाइन करो। अब योनि मतलब वजाइना। वजाइनल इंस्पेक्शन, पर वजाइना इंस्पेक्शन कैसे करते हैं अपन? 2 फिंगर से, इंडेक्स और मिडिल करते हैं ना, सबको पता है। पीएपीवी कैसे करते हो? गायनी हाउस में ड्यूटी की होगी सबने। तो पीएपीवी भी अपन किससे करते हैं? फिंगर से। योनि के ऊपर लिखो पीएपीवी, बस लिख लो तो भी याद रहेगा कि पीएपीवी अपन फिंगर से करते हैं। फिंगर मतलब नाड़ी की बात हो रही है, क्योंकि नाड़ी नाड़ी उंगली से ही देखते हैं, और कैसे देखोगे, है ना? जैसे अपन ने दंश को सांप से कोरिलेट किया, वैसे अपन यहाँ उंगली को नाड़ी से कर लेंगे। आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत इजी कोरिलेशन। बोलो भैया। क्लियर? तीसरा बचता है घटी यंत्र। घटी में बहुत इजी है, घटी को अंडरलाइन कर लो। घटी मतलब घड़ा या कोई चीज का घट। अब घट या घड़े को काय से भरोगे पानी? नाड़ी से ही भरोगे ना। नाड़ी मतलब पाइप। पानी काय से भरते हैं घड़े में? पाइप से। तो बस घटी में पानी काय से भरोगे? पाइप से। पाइप मतलब नाड़ी। तो बस घटी के ऊपर लिख लो, घड़े में नाड़ी से पानी भरेंगे। तीनों आपको बन गए, अंगुली त्राणक, योनिवेक्षण, घटिया। कोई डाउट? कुछ भी याद करना पड़ा क्या कि रटा रहा हूं मैं, या ऐसा कुछ चीजें लगी आपको एक भी? और दोनों चीज याद होगी बिना रटे। उसके बाद आते हैं अपन काय पे? शलाका यंत्र। शलाका यंत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी संख्या 28, सुश्रुत ने बोली 6 एक्स्ट्रा ऐड किए संग्रह। कितने हो गए? 34। 6 कौन कौन से? गर्भ शंकु, दंत निर्घातन, कर्ण शोधन, आंत वृद्धि, है ना? इनकी संख्याएं में 1 2 ज्यादा होंगे, इसलिए इनके नाम इतने ही है। ये इनको गिनने मत बैठ जाना, आपकी 6 तो नहीं है, क्योंकि एक एक की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है ना? तो गर्भ शंकु, दंत निर्घातनी, कर्ण शोधन और आंत वृद्धि। अब इनको भी बहुत अच्छे से कोरिलेट कर देंगे। तो गर्भ शंकु, सबसे पहले गर्भ शंकु, है ना? तो गर्भ शंकु में गर्भ को अंडरलाइन करो।
गर्भ का निरीक्षण जब करते हैं या गर्भ को जब चेक करते हैं या उसका अबॉर्शन करवाना होता है किसी चीज का, तो अपन काय से करते हैं? क्या लिखोगे गर्भ को अंडरलाइन करके? गर्भ का एग्जामिनेशन शलाका द्वारा, शलाका से होता है। अपन प्रोब डालते हैं ना, प्रोब, देखा है प्रोब आप सबने? तो वो गर्भ की स्थिति चेक करने के लिए देखते हैं, या अबॉर्शन कराना हो तो भी प्रोब डाल के करते हैं। तो गर्भ से रिलेटेड चीजें काय में आ रही हैं? प्रोब में या शलाका में। शलाका को बोलते हैं प्रोब। ये गर्भ शंकु से कोरिलेट हो जाएगा शलाका आपका। सीधे नाम पढ़ के आपको कोरिलेशन दिखना चाहिए, मैं उसमें ज्यादा विश्वास करता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, पूरी लंबी ट्रिक बना लेते हैं एक की, वो भी थोड़ा सा भूलने के चांसेस रहते हैं उसमें। इसमें कोई भूलने के चांसेस रहते ही नहीं, क्योंकि सीधे नाम पढ़ा क्वेश्चन में और आंसर। अब यहाँ गर्भ शंकु पढ़ोगे तो आपको गर्भ से कोरिलेट कर लोगे। गर्भ कहाँ, गर्भ का एग्जामिनेशन अपन कैसे करते थे? शलाका से या प्रोब से। तो आपको शलाका यंत्र अलग ही दिख जाएगा वहां। दंत निर्घातनी पूछेगा तो दंत का निर्घातन, निर्घातन मतलब निकालना, तो दंत को काय से निकालोगे? शलाका से ही निकालोगे ऑब्वियसली। नाड़ी, ताल, संडन, स्वस्तिक, उपयम से तो निकालोगे नहीं, है ना? दंत को काय से निकालते हैं? शलाका से या रॉड से। रॉड को भी शलाका ही बोलते हैं। दंत निर्घातनी भी याद हो गई। ऐसे ही कर्ण शोधन यंत्र है, तो कर्ण में अंदर डाल के शोधन कैसे करते हैं? एक बड़ी सी शलाका होती है, उसके आगे रुई फंसी होती है ना। कर्ण का शोधन भी कैसे हो रहा? शलाका से या प्रोब से। तो कर्ण शोधन भी कोरिलेट हो गया। बचती है आंत्र वृद्धि, है ना? तो आंत्र वृद्धि, आंत्र की जो आकृति होती है आंत्र, वो भी कैसी होती है? शलाका की जैसी होती है, लंबी। ये भी याद होगी। बहुत इजी, इससे इजी कुछ है ही नहीं। एक बार कोरिलेशन आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आपके लिए इससे इजी कुछ रहेगा ही। आप ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करो, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए और उसका रिपीटेशन अच्छे से होना चाहिए। कोरिलेट होगा इतने पूरे? कुछ याद करना पड़ा क्या चारों में? अब सो गए? तो क्या कर रहे? अरे नए बच्चे बोले भैया, तक गला फाड़ रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? पुराने वालों को तो सब आता है, उनको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलो अच्छा वो जाग रहे, इतना बुरा नहीं पढ़ाता ना मैं, कि आप लोग सो जाओ। ये अच्छी बात। चलिए लास्ट क्या बचा है? उपयंत्र। उपयंत्र को सुश्रुत जी ने उपयंत्र बोला है, जबकि संग्रह जी ने अनुयंत्र बोला है, लेकिन संख्या में इनने भी बढ़ोतरी की है। ये बोलते हैं कि 25 उस समय थे, आजकल उपयंत्र भी 29 हो गए, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 4। 4 कौन से? आंत, पाक, भय, काल, अनुयंत्र माने गए। कितने एक्स्ट्रा हो गए? आंत 1, पाक 2, भय 3 और काल 4। ये 4 उपयंत्र या अनुयंत्र एक्स्ट्रा माने हैं संग्रह जी ने, इन चारों। तो संग्रह जी कैसे? बूढ़े। और बूढ़े लोगों को क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखो नीचे, यहाँ बुढ़ापे में आंत्रपाक का भय, ऐसा लिखो। बुढ़ापे में आंत्रपाक का भय रहता है। ये एक सेंटेंस बन गया। बुढ़ापे में आंत्रपाक का भय। अब डिकोड करो। बुढ़ापा मतलब संग्रह जी, संग्रह जी ने
ये चीजें एक्स्ट्रा बताइए काय में, अनुयंत्र में। क्या? आंत्र पाक का भय, मतलब आंत्र पाक का मतलब काल और भय मतलब भय। तो बुढ़ापे में आंत्र पाक का भय हो जाता है, इसलिए बुढ़ापा मतलब संग्रह जी ने ये 4 चीजें अनुयंत्र में एक्स्ट्रा मानी। ये भी याद नहीं करना पड़ा। बुढ़ापे में आंत्र पाक का भय रहता है, इजी सा सेंटेंस है, सबको याद रहेगा। ये आपके उपयंत्र भी खत्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि संग्रह जी ने अनुयंत्र 29 माने, लेकिन अगर अष्टांग हृदय पूछे तो क्या करोगे? अष्टांग हृदय ने अनुयंत्र कितने माने, किसी को पता है? वेरी गुड, वहीं पे लिखो स्टार लगा के। अष्टांग हृदय ने अनुयंत्र की संख्या 19 मानी, क्योंकि वो छोटे थे। सबसे छोटे कौन? अष्टांग हृदय। और बूढ़े कौन? संग्रह जी। इसलिए छोटे ने 19 मानी, तो बूढ़े ने कितनी कर दी उसको? 29। कुछ के तो अलग ही 25। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अंगुली ताड़क यंत्र जो था, अंगुली मतलब नाड़ी, तो नाड़ी यंत्र के अंतर्गत आ रहा था ना। अब ऐसे आपको याद हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज करना उसको वैसे ही ट्रिक के साथ, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर लेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। अंगुली ताड़क यंत्र का स्वरूप कैसा होता है, पता है किसी को? बनावट उसकी किस प्रकार की होती है? फेमस है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड। गोस्तनाकार होती है। अंगुली ताड़क यंत्र की बनावट गोस्तनाकार होती है, वहां पे स्टार लगा के लिखो। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो ऐसे ही लिख लिख के याद हो जाते हैं, इनको याद नहीं करना पड़ता। अंगुली ताड़क यंत्र गोस्तनाकार होता है। और क्या है जो गोस्तनाकार होता है, किसी को कुछ याद आ रहा है? नेत्र का स्वरूप, वेरी गुड। नेत्र से ही है कफज। कफज यंत्र नहीं होता बेटा, कफज अर्श होता है। अर्श के जो प्रकार है ना, वात पित्त कफ रक्तज, उसमें कफज अर्श की आकृति भी गोस्तनाकार होती है, नेत्र की आकृति भी गोस्तनाकार बोली है, और अर्शो यंत्र नामक एक यंत्र होता है, उसकी आकृति भी गोस्तनाकार होती है। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। और चौथी क्या पढ़ी अपन ने? अंगुली ताड़क यंत्र। तो ये चारों को ऊपर स्टार ला के लिख लो कि इनकी आकृति गोस्तनाकार होती है। क्लियर? ठीक है, अब ठीक है, अपन कल से स्टार्ट करेंगे। अर्शो यंत्र, पहला नेत्र, दूसरा कफज अर्श, तीसरा अर्शो यंत्र। एक यंत्र का नाम है अर्शो यंत्र, ये ऊपर चैट में लिखा है आकांक्षा ने। ये तीनों और अंगुली चाणक तो होता ही होता है। धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं अभी कि आप लोग यूज टू हो जाए। कल से स्वस्तिक स्टार्ट करेंगे। बाकी लोगों को आकांक्षा, जो पुराने लोग हैं, सबको समझा देना अच्छे से कि दोबारा ये चीज रिपीट नहीं होगी। फोर्थ ईयर खासकर तो वापस क्लास ज्वाइन कर लें।